स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से न्यू लेबर बिल जो कि आया है आप लोगों के दोस्तों संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आपकी क्या कहते हैं भारत सरकार के द्वारा ये आपका बिल जो है लोकसभा में पास हो चुका है। ठीक है, आपके राज्यसभा के टेबल में भी ये रखा जा चुका है और विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, पार्लियामेंट ऑन वेडनेसडे passed the three key labor reforms bill that will provide greater flexibility to employers to hire and fire while ensuring social security for workers। यानी आपके क्या कहते हैं जो आपके एम्प्लॉयर हैं उनको आपके हायर करने और उनको निकालने का जो तरीका है उन सब में बदलाव किए गए हैं और साथ ही उसके साथ ही सोशल सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स की बातें यहाँ पर इस बिल के माध्यम से की गई हैं। और दोस्तों ये तीन बिल आपके कौन कौन से यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पहला है, ठीक है। हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस आपका दूसरा बिल है और तीसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड एंड सोसाइटी सोशल सिक्योरिटी कोड, ये आपका तीसरा बिल है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार जो हैं उन्होंने कहा है दोस्तों, द पर्पज ऑफ लेबर रिफॉर्म्स इज़ टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट सिस्टम टू सूट द चेंज्ड बिजनेस इन्वायरमेंट। बदलते हुए माहौल जो कि बिजनेस में इस समय बदल रहा है उसको लेकर नए रिफॉर्म्स किए गए हैं, ये आपके क्या कहते हैं लेबर मिनिस्टर का कहना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसको आपको ध्यान देना है, जो आपके आने वाले समय में बहुत ही बड़ा बदलाव का कारण बनने वाला है यदि ये सही तरीके से अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं बहुप्रतीक्षित नए श्रम विधेयक को आपके लोकसभा में पारित कर दिया गया है। नए श्रम कानून से देश के संगठित व असंगठित दोनों ही प्रकार के श्रमिकों को कई प्रकार की नई सुविधाएं मिलेंगी। अब आप दोस्तों इसमें कहेंगे कि संगठित और असंगठित में क्या अंतर है, तो दोस्तों मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बता दूं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए, असंगठित जो आपके ग्रुप होता है, असंगठित समूह के जो आपके लेबर होते हैं, उसका मतलब ये है कि आपके ही गली मोहल्ले में, आपके ही सिटी के अंदर जो आपके क्या कहते हैं आपके कूड़ा उठाने वाले होते हैं, जो मतलब आपकी क्या कहते हैं नगर पालिका से अलग होते हैं। ठीक है, आपकी क्या कहते हैं कारीगर वगैरह जो होते हैं, जो आपके पेंट वगैरह करते हैं, जो घर में बेलदारी करते हैं, ये सब चीज़ें दोस्तों आपके असंगठित क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, और संगठित क्षेत्र में क्या आते हैं, जो दोस्तों आपकी कंपनियां होती हैं, जो बिजनेस वाली कंपनियां होती हैं, वो जो हायर करती हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, उन्हें संगठित क्षेत्र के अंतर्गत उन्हें गिना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कहा क्या गया है कि संगठित और असंगठित दोनों ही प्रकार के दोस्तों जो श्रमिक हैं उनको नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, जो आपको ज्वाइनिंग लेटर होता है उसे देना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उनके वेतन का डिजिटल भुगतान करना होगा, यानी यहाँ पर डिजिटली रूप से उनका भुगतान आपके सीधे अकाउंट में किया जाएगा, ऐसा कहना है। ठीक है, साल में एक बार सभी श्रमिकों का हेल्थ चेकअप भी आपका अनिवार्य किया गया है। जो आपके क्या कहते हैं संगठित और असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उन सब का एक साल में एक बार आपके क्या कहते हैं हेल्थ चेकअप करना अनिवार्य है, जिसने आपको हायर किया है। ये चीज़ भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, वहीं उद्यमियों को कारोबार को आसान बनाने के लिए भी कई प्रावधान दोस्तों आपके किए गए हैं। लोकसभा ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया है, यानी आवाज़ देकर आप कहा जाता है कि हाँ हम एग्री हैं ऐसे चिल्लाकर इसे पारित कर दिया गया है। ठीक है, जबकि आज इसे राज्यसभा में भी मंजूरी मिल सकती है, ऐसा कहना है। ठीक है, आपके वेडनेसडे के दिन था ये, वहाँ से भी आपका पास हो गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे साथ ही मंगलवार को लोकसभा में केंद्रीय श्रम मंत्री जो संतोष गंगवार हैं उन्होंने कहा कि व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएँ जो OSS संहिता होती है और औद्योगिक संबंध संहिता एवं सामाजिक सुरक्षा संहिता को पेश किया गया है और कहा गया है कि 73 साल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार के श्रम कानून में बदलाव किए जा रहे हैं दोस्तों, जो कि नियोक्ता जो कि आपके बिजनेस कंपनियां हैं और साथ ही आपके श्रमिक, उन दोनों के लिए ये फ़ायदेमंद कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, मजदूरी संहिता पहले ही अधिसूचित हो चुकी है। इन 4 संहिताओं में पुराने 29 कानून को आपके एकीकृत कर दिया गया है। ठीक है, पिछले दिनों में सबसे ज़्यादा जो प्रवासी मजदूरों को लेकर जो राजनीति हुई है, ऐसे में गंगवार जी ने कहा है कि इसमें पहले क्या होता था कि ठेकेदारों की ओर से एक राज्य से दूसरे राज्य में लाए गए प्रवासी मजदूर जो होते थे उनको क्या कहते हैं
यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाए गए श्रमिक ही प्रवासी होते थे, लेकिन स्वयं आने वाले श्रमिकों के साथ नियोक्ताओं द्वारा दूसरे राज्य में श्रमिकों को काम पर रखे जाने पर उन्हें प्रवासी श्रमिकों की श्रेणी में रखा जाएगा और उन्हें OSH कोड का लाभ मिलेगा। यहाँ पर सीधा कहना आया है जो ठेकेदार है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाएंगे तो दोस्तों वहाँ पर भी उन्हें OSH कोड का लाभ मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है और प्रवासी श्रमिक की ही श्रेणी में वो भी आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो दोस्तों दूसरी बात है बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रवासी मजदूरों का डाटा रखने के लिए लेबर ब्यूरो बनाया जाएगा, ठीक है, जिसके तहत सभी प्रवासी श्रमिकों की विस्तृत जानकारी होगी। यहाँ पे जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनको आप क्या कहते हैं, जैसे आपका यूपी का कोई भी श्रमिक हो, यदि महाराष्ट्र जाता तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पूरी डिटेल उनकी रखनी पड़ेगी, ठीक है। उन सब डिटेल्स को दोस्तों इकट्ठा किया जाएगा सभी राज्यों के द्वारा और उसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा और केंद्र सरकार उसके लिए एक लेबर ब्यूरो की स्थापना करेगा, ठीक है। इसमें आपके मजदूरों का डाटा लिया जाएगा, ठीक है। नए कानून के तहत सभी प्रवासी श्रमिकों को साल में एक बार अपने मूल निवास पर जाने के लिए सरकार की तरफ से सुविधा जो है मुहैया कराई जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अभी आपने देखा था कि कोरोना के चक्कर में जो लॉकडाउन हुआ था तो काफ़ी लोग श्रमिक जो थे, बहुत ही अधिक श्रमिक महाराष्ट्र से, आपके गुजरात से, जी सब राज्यों से आपके गए थे, यूपी बिहार में आने में बहुत ही उन्हें दिक्कत हुई थी, आ नहीं पा रहे थे। तो इस कारण से सरकार ने निर्णय लिया है कि हर साल एक बार अपने मूल निवास में सरकार की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराएगी और साथ ही सुविधा भी मुहैया कराएगी, ठीक है। अपनी इच्छा से महिला श्रमिक रात की पाली में भी काम कर सकेगी, ठीक है। उसकी इच्छा है, यदि वो काम करना चाहती है रात को तो वो कर सकती है, यदि वो नहीं करना चाहती है तो उसके साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, ठीक है। फिक्स्ड टर्म स्टाफ को भी स्थायी श्रमिकों की तरह सारी सुविधाएं मिलेंगी। दोस्तों इसका मतलब ये है, फिक्स्ड टर्म स्टाफ होता है जैसे कि आपको एक फिक्स्ड टाइम के लिए यानी 4 साल या 5 साल के लिए यदि कोई रखता है तो अभी तक क्या होता था कि जो फिक्स्ड टर्म के लिए रखे जाते थे उनमें क्या होता था कि जो स्थायी कर्मचारी होते हैं उसके बराबर की उसे सुविधाएं नहीं मिलती थी, परंतु अब सरकार ने कहा है कि फिक्स्ड टर्म स्टाफ जो होगा उसे भी स्थायी कर्मचारी की तरह ही सारी सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। यहाँ तक कि 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर दोस्तों काम करने वाले कर्मचारियों को भी दोस्तों आपकी ग्रेच्युटी जो होती है वो भी सुविधा मिलेगी, ठीक है। ग्रेच्युटी जो होती है दोस्तों इसका मतलब ये होता है जो आपके क्या कहते हैं परमानेंट जो आपके क्या कहते हैं स्थायी कर्मचारी होते हैं दोस्तों, उनको क्या होता है कि उनका जैसे आपको 100 रुपये मिल रहा है उसमें कुछ % आपके सैलरी से कट जाता है, वो आपका क्या कहते हैं PF अकाउंट में जाता रहता है और उतना ही जितना आपका कटता है उतना ही गवर्नमेंट की तरफ से उसमें ऐड होता रहता है, वो बाद में आपको इकट्ठा रुपया मिलता है, इसी को ग्रेच्युटी कहते हैं, ठीक है। ये आपके क्या कहते हैं अगर 1 साल भी कोई आपके यहाँ नौकरी करता है उसको भी सुविधा मिलेगी, ठीक है। अभी कम से कम 5 साल काम करने पर ही ग्रेच्युटी का लाभ मिलता था, अभी तक जो नियम था, ठीक है, 5 साल काम करने के बाद ही, ठीक है। इसके बाद जो अगला जो बात दोस्तों इसमें कही गई है, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ श्रमिक है दोस्तों, उन सबको सामाजिक सुरक्षा फंड का निर्माण किया जाएगा उनके लिए, ठीक है। देश के सभी जिलों में ESIC की व्यवस्था की जाएगी। खतरनाक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को अनिवार्य रूप से ESIC से जोड़ा जाएगा। सेल्फ असेसमेंट के आधार पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अपना इलेक्ट्रिक पंजीयन करा सकेंगे, ठीक है, यानी वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से इंटरनेट में अपना पंजीयन करा सकेंगे इंटरनेट के माध्यम से गवर्नमेंट की साइट्स में, ठीक है। घर से कार्य पर आने व जाने के दौरान दुर्घटना होने पर कर्मचारी कंपनसेशन का हकदार होगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे यदि वो घर से कार्य जा रहा है, घर से कार्य करने के लिए यदि उसकी दुर्घटना हो जाती है दुर्भाग्यवश तो उसे कंपनसेशन भी मिलेगा, ठीक है। अपने दादा या दादी को भी कर्मचारी आश्रितों में जोड़ सकेगा, ठीक है। कर्मचारी आश्रित जो होते हैं उसमें वो दादा दादी को भी जोड़ सकता है। इसके साथ ही उद्यमियों को यूनिट चलाने के लिए अब सिर्फ एक पंजीयन कराना होगा, ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण है। ये आपकी क्या कहते हैं बिजनेस कंपनियां हैं उनके लिए छूट है, ठीक है। उनको सिर्फ अब एक पंजीयन कराने की आवश्यकता होती है। अभी तक क्या होता था उनको 5-6 प्रकार के पंजीयन कराने पड़ते थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्हें 6 प्रकार का पंजीयन अभी तक कराना होता था। इसके कारण क्या होता था उद्यमियों को सभी प्रकार के श्रम संबंधी संहिता के पालन को लेकर सिर्फ एक रिटर्न दाखिल करना होगा, ये भी उनके लिए एक सहूलियत है, ठीक है। अभी 8 प्रकार के रिटर्न उनको दाखिल करने पड़ते हैं, परंतु ये बिल जब पास हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा तो दोस्तों उसके बाद उन्हें एक रिटर्न ही आपके क्या कहते हैं दाखिल करना होगा, ठीक है। श्रम इंस्पेक्टर जो होता है लेबर इंस्पेक्टर बिना बताए यूनिट के निरीक्षण के लिए नहीं जाएंगे दोस्तों अब, ठीक है। फेसलेस तरीके से यूनिट का रैंडम से निरीक्षण यहाँ पर किया जाएगा दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर कहने का
तात्पर्य है कि उनको ऐसा नहीं होगा कि साहब आ रहे हैं आज, उनके लिए व्यवस्था कीजिए। घूसखोरी जो बहुत ज़्यादा चलती है, रुपये लेन देन चलता रहता है गलत तरीके से, वो सब यहाँ पर बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब फेसलेस तरीके से यूनियन का रैंडम निरीक्षण किया जाएगा। ठीक है, कंपनी को पता भी नहीं चलेगा और उनका निरीक्षण हो जाएगा और उन्हें भी दिक्कत नहीं महसूस होगी। उद्यमियों को श्रम कानून से इस प्रकार की सुविधाएं मिलने से विदेशी निवेश को आकर्षित करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। आखिर क्या कारण है कि ये नियम लाया गया है? तो इसलिए लाया गया है क्योंकि अभी तक क्या होता था, जैसे आपकी कंपनियां होती थी प्राइवेट बाहर की विदेशी, वो कंपनियां भारत में नहीं आ पाती थी क्योंकि हमारे यहाँ के श्रम कानून इतने टाइट हैं कि कंपनियों को डर बना रहता है। यदि हमको घाटा लाभ, आप क्या कहते हैं, लाभ नहीं मिल पाता है, घाटा ज़्यादा होता है, तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, दुनिया के कई देश से भारत के वर्तमान जटिल श्रम कानून को निवेश में बाधा मानते हैं। श्रम कानून को नियोक्ता के लिए आसान बनाने से आपके क्या कहते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपके क्या कहते हैं, भारत के वर्तमान जटिल श्रम कानून को निवेश में बाधा मानते हैं। श्रम कानून को नियोक्ता के लिए आसान बनाने से वर्क फ्रॉम होम कल्चर को प्रोत्साहन मिलेगा। उद्यमी एक ही लाइसेंस से देश के किसी भी कोने में काम कर सकेगा। ठीक है, इसमें दोस्तों एक पॉइंट जो नहीं लिखा वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। यहाँ पर जो विपक्ष जो है इसका जो विरोध कर रहा है, वो विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी तक क्या होता था, यदि कोई भी कंपनी क्या कहते हैं 100 से अधिक कर्मचारियों को निकालना चाहता है तो उसे पहले गवर्नमेंट को सूचित करना पड़ता है, उसके बाद ही आपके क्या कहते हैं उन कर्मचारियों को निकाल सकता है। ठीक है, और साथ ही उनको सिक्योरिटी देगा, उनके क्या कहते हैं जब तक उनकी नौकरी नहीं लगती है दूसरी जगह पर तो उन्हें सैलरी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें प्रावधान है जो कि कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा ठगा महसूस किया करते थे कि जब उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आखिर कैसे वो अपने कर्मचारियों को वेतन दे पाएंगे। लेकिन दोस्तों इसको सरल बनाते हुए वर्तमान में क्या कर दिया गया है कि यदि आपकी कंपनी चाहे तो लगभग 300 कर्मचारियों को एक साथ आपके क्या कहते हैं प्राइवेट कंपनी अपने कंपनी से बाहर निकाल सकते हैं और गवर्नमेंट से उससे पहले उनको सूचित नहीं करना पड़ेगा। इस चीज़ का दोस्तों भरपूर विरोध हो रहा है क्योंकि अभी तक 100 को यदि निकालते हैं तो आपकी सरकार को उनको सूचित करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब 300 कर्मचारियों को एक साथ वो निकाल सकते हैं। यदि वो 300 से अधिक कर्मचारियों को निकालते हैं तभी जाके उन्हें पहले सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी, तब जाके वो निकाल सकते हैं। परंतु इसी निर्णय का विपक्ष जो है भरपूर यहाँ पर विरोध कर, लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है दोस्तों, जो गवर्नमेंट बता रही है कि कम से कम अभी तक क्या होता था कि अभी तक कंपनियां 100 से कम ही अक्सर क्या कहते हैं एम्प्लॉय रखती थी क्योंकि वो डरती रहती थी कि कहीं हमारा जो बिजनेस है वो अच्छा ना चल पाए और उन्हें प्रॉफिट ना हो पाए तो हम कैसे इनका क्या कहते हैं सैलरी का भुगतान करेंगे, उनको सुविधाएं कैसे देंगे। और सरकार के नियमों के डर के कारण ही वो 100 से कम ही अक्सर एम्प्लॉय रखती थी जो नई स्टार्टअप कंपनियां होती थीं। परंतु वर्तमान में 300 कर देने पर इससे होगा क्या, सरकार का तर्क है कि कम से कम आपकी कंपनियां 300 तक तो अपने क्या कहते हैं एम्प्लॉय को बढ़ाएगी, इससे आपका क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हर एक चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो है इस न्यू लेबर रिफॉर्म से काफ़ी चीज़ें बदलाव आएंगे। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है या निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।